हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई पे जीत सीरीज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर विथ इनिशियल चार्ज Q naught, okay, this is Q naught, is connected to a coil of self-inductance L at t equals to 0. Okay, at the time at which the energy is stored equally between the electric and the magnetic field is. तो इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है इंडक्टर में। तो एक एलसी सर्किट है हमारे पास, इतना समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक एलसी सर्किट है जिसमें इनिशियली चार्ज जो है कैपेसिटर में वो Q नॉट है। अब ये चार्ज चेंज हो रही है, मतलब कैपेसिटर में क्या होगा? चार्ज डिस्चार्ज ऐसा कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहेगा। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि वो सिचुएशन या फिर वो टाइम कितना होगा जब कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो। ठीक है, तो अगर चार्ज जो है वैरी हो रहा है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? सो डी क्यू डी टी इज एक्चुअली करंट। करंट क्या है? डी क्यू डी टी हम लिख सकते हैं। अब इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा क्यू नॉट, ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट, इट विल बी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मुझे मिलेगा क्या? ये मुझे मिल जाएगा करंट। ओके, अब ये मुझे अगर करंट मिल गया तो अब वो सिचुएशन जब हाफ Q स्क्वायर बाई C विल बी हाफ L I स्क्वायर, ये सिचुएशन में मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? अब I की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये दिस इज स्मॉल q, यहाँ पे कौन सा q हो जाएगा? स्मॉल q हो जाएगा। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है। देखो हाफ हाफ यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। Q स्क्वायर बाई C इक्वल्स टू L I स्क्वायर। Q स्क्वायर क्या है? Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t बाई C इज इक्वल्स टू L, और I स्क्वायर के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर। राइट, माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस ही आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म प्लस हो जा रहा है। फाइन, माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। L ओमेगा स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब देखो Q नॉट स्क्वायर विल कैंसिल आउट। अब बचा हमारे पास क्या? बचा हमारे पास यहाँ से ये कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई C इक्वल्स टू L ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बस अब ना सिंप्लीफाई करके बस सजा के लिखना है। कैसे लिखेंगे? फिर से देखो, ये LC को हम साथ में लाते हैं। ठीक है, तो LC को अगर मैं साथ में ले आऊँ और 1 बाई LC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ये जो LC है, हम क्या जानते हैं? सिंस ओमेगा की जो वैल्यू होती है एट रेजोनेंस, दैट इज 1 बाई रूट अंडर LC, ये होती है ना? 1 बाई रूट अंडर LC। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 बाई LC। ठीक है, इसका मतलब 1 बाई LC की जगह पे मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से अगर मैं लिखूँ, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को मैं tan स्क्वायर ओमेगा टी लिखता हूँ। ठीक है,
अब देखो ओमेगा स्क्वायर विल कैंसिल आउट, tan स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ रही है 1 और tan ओमेगा टी की वैल्यू आ रही है 1। सो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब π/4 देखो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, कैसे नहीं आएगा देखो मैं बताता हूँ। टाइम क्या हो जाएगा π/4 ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक है, सो π/4√LC। ठीक है, इतने टाइम में इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या होगा कि हमारी जो हाफ क्यू स्क्वायर सी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर होगी। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई किस तरह से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था। अच्छा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये ऑप्शन एक्चुअल में लिखा हुआ किस तरह से है, ये है π/4, ठीक है, और ये √LC इस तरह से लिखा हुआ है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, question number 2, in the circuit shown here the point C is kept connected to a point A till the current flowing through the circuit becomes constant. Okay, afterwards suddenly the point C is disconnected from point A and connected to point B at time t equals to 0. The ratio of voltage across the resistance and the inductor at t equals to L/R will be equals to। फाइन, सिंपल सी बात है कि पहले ए को सी से कनेक्ट कर दिया गया था, तो क्या हुई, तो पूरी सर्किट में एक कांस्टेंट करंट आ गया। फाइन, अब ए को सी से हटा के ए को बी से कनेक्ट किया गया, तो क्या होगा, जब ए को सी से कनेक्ट किया गया, हमें क्या पता है यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में, दैट इज हाफ LI²। ठीक है, अब जैसे सी से हटा देंगे और यहाँ पे मैं बी से लगा दूंगा, तो क्या होगा, ये LR डिस्चार्जिंग सर्किट हो जाएगा। जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई थी ये यहाँ से डिस्चार्ज होने लगेगी। फाइन, तो अगर इस तरह से कंडीशन हो, डिस्चार्ज होने कंडीशन हो, और मैं कंसीडर करूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज VR, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज VL, सो बाय किरचॉफ्स लॉ KCL हम ये लिख सकते हैं कि VR प्लस VL इक्वल्स टू 0 और VR इक्वल्स टू -VL, है ना, ये हम लिख सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन ज़रूर है बट इसका आंसर बड़ा ही सिमिलर है। तो VR इज इक्वल्स टू -VL। अब इन दोनों की अगर मैं रेशियो निकालूं VR/VL, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे पास, -1 आ जाएगी। सो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो रहा है, देखो -1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। अब ये यहाँ पे देख सकते हो आप E इंटू 1 - E या फिर 1 - E इंटू E, ये किस तरह से लिखा गया है, टाइम वेरिंग वाला लिखा गया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लिखते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए। बट इतना मुश्किल ये क्वेश्चन था नहीं, तो हम सिंपली इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, in an AC circuit the instantaneous EMF and current are given like this. Okay, in one cycle of AC the average power consumed by the circuit and the wattless current are respectively। direct formula based question है। average power हम क्या जानते हैं, PAVG equals to ERMS IRMS cos phi और cos थीटा जो भी है, ठीक है, cos phi और cos थीटा। यहाँ पे क्या है फेज, यहाँ पे है π/4 की फेज। ओके, सो ERMS इज E0/√2, IRMS इज I0/√2। ओके, cos phi के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos π/4 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। ओके, E0 की वैल्यू क्या है, देखो ये E है, ये E0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 100, I0 की वैल्यू है 20, बस 100/√2 इंटू 20/√2। ठीक है, √2 मिलके हो जाएगा 2, और यहाँ पे cos π/4 और cos
45 डिग्री या π/4 कुछ भी आप लिख लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। अब देखो √2 यानी कि कितना आ जा रहा है हमारे पास 2√2, सो 2√2 आएगा तो 2 से ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स, सो ये 1000/√2, ये हमारे पास क्या है, एवरेज पावर। देखो पहला ऑप्शन मिलते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जा रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और कोई क्वेश्चन में 1000/√2 नहीं है, यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। बट फिर भी वॉटलेस करंट कितना होगा ये मैं निकाल लेता हूँ। तो वॉटलेस करंट क्या होता है, वॉटलेस करंट मतलब करंट है बट वहाँ पे पावर नहीं है, राइट। तो वो किस सिचुएशन में हमने देखे थे, जब मैंने कंसेप्ट एड ऑन पढ़ाया था तो वेक्टर के मदद से मैंने बताया था वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट को हम लिखते हैं IRMS साइन थीटा और साइन फाई, IRMS साइन थीटा और साइन फाई, ये होती है वॉटलेस करंट। अब IRMS क्या है, I0/√2 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सो यहाँ पे I0 कितनी है 20/√2 इंटू 1/√2, सो 20/2 दैट विल बी 10। सो यहाँ पे देखो 1000/√2 एंड 10, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात आपको कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये जेई के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स अप इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट to a step down transformer with its primary windings 4000 turns, giving the output power at 230 volt. If the current in the primary transformer is 5 ampere and its efficiency is 90%, the output current will be। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। तो एफिशिएंसी होती क्या है, आउटपुट पावर, यानी कि पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ठीक है। यही रेशियो हम देखते हैं कि जो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर होती है। अब आउटपुट पावर हम किस में चेक करते हैं, जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें चेक करते हैं। तो आउटपुट पावर यानी कि VSIS बाय VPIP, ठीक है, VPIP। अब देखो आउटपुट वोल्टेज हमें निकालनी है, VS हमें निकालनी है, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी दी गई है 90%, और 90/100 हम लिख देते हैं। अब देखो कि यहाँ से हमें पूछा क्या गया है, पूछा हमसे गया है द आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कितने आती है, सेकेंडरी कॉइल में आती है। तो आउटपुट करंट यानी कि IS हमें फाइंड करना है, IS वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है दैट इज आउटपुट वोल्टेज, वो कितनी है 230 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्ट लिख दिया भाई। नाउ सेकेंडरी कॉइल का करंट हमें निकालना है। प्राइमरी प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कितनी है 2300 वोल्ट, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। और प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी है दैट इज 5 एम्पियर, ओके। सो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बस सॉल्व करो, 10 फाइन, यहाँ कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट। सो हमारे पास IS जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा बचा 9 और यहाँ हमारा बचा 5, सो 9 × 5 दैट इज 45 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। सो 45 एम्पियर हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में 45 एम्पियर दिया गया है, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R and inductance L connected in series and angular velocity omega, angular velocity W is, और कितनी होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी,
ठीक है, ये W पूछा जा रहा है। फाइन, अब देखो पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर क्या होती है, cos फाई, ठीक है, cos फाई होती है पावर फैक्टर। अब एसी सर्किट अगर LR सर्किट है ना, क्या सर्किट है यहाँ पे हमारे पास, LR सर्किट है, जो कि हमें किस में लगाया गया है, सीरीज कनेक्शन में लगाया गया है। तो ये है सपोज L और ये है हमारी R, इसको हमने लगा दिया है सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। एसी सोर्स है तो एसी सप्लाई डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे LR सर्किट हमारे पास है। cos फाई क्या होती है, cos फाई होती है इन केस ऑफ LR सर्किट, पावर फैक्टर क्या हो जाएगी, R/Z, राइट। R/, कैसे हम निकालते थे पावर फैक्टर, ये है रेजिस्टेंस और ये है इम्पीडेंस, और फिर यहाँ से cos फाई निकालते तो फाई B/H, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस आती थी R, हाइपोटेनस आती थी Z। अब इम्पीडेंस क्या हो जाएगा इन केस ऑफ LR सर्किट, इम्पीडेंस हमारे पास क्या होती है, दैट इज R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यानी कि √R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सो cos फाई यानी कि पावर फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगी, R/R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर का रूट और टू दी पावर 1/2, ये हम लिख सकते हैं। सो देखो यहाँ से अब ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा मैच कर रहा है, R/R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अच्छा यह माइनस है, चलो ये तो नहीं होगा, R/R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर टू दी पावर हाफ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात की पावर फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इन अ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 140 एंड दैट टू द सेकेंडरी कॉइल इज 280 इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 4 एम्पियर देन द सेकेंडरी कॉइल इज, करंट पूछा गया। अब करंट किस लिए पूछा जा रहा है, और हम करंट कब पूछा जा रहा है, जब हमारे पास टर्न्स दी हुई है। तो टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो और करंट का डिपेंडेंसी हम देख लेंगे, यानी कि N1/N2 इक्वल्स टू होती है I1/I2। ये हम कब देख रहे थे, जब हम ट्रांसफार्मर पढ़े थे। ट्रांसफार्मर में ये नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो इज इक्वल्स टू जो करंट की रेशियो होती है उसके बराबर है, सॉरी दिस इज इनवर्सली, राइट, I2/I1 होगी, है ना, इस तरह से होती है। अब देखो प्राइमरी कॉइल यानी कि N1 में टर्न्स है 140, N2 सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स है 280, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में करंट दैट इज I1 है 4 एम्पियर यानी कि I2, और यहाँ पे 4 एम्पियर और I2 हमें निकालनी है। इजीली निकाल लोगे, 14/28 यानी कि 2 सो I2 कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। I2 कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी जेईई के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, थोड़े पुराने एग्जाम्स में पूछा गया था, बट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। Question number 7. In an oscillating LC circuit, the maximum charge of the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic field is. ठीक है, हमें चार्ज के बीच का रिलेशन निकालना है कब, जब हाफ एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में, ठीक है। तो बस इतना ही हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या पता है कि एनर्जी ऑन अ फुल्ली स्टोर्ड फुल्ली चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है, हाफ Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। अब ये Q क्या है, ये फुल्ली चार्ज मतलब इतनी मैक्सिमम चार्ज हो सकती है कैपेसिटर में, ये दी गई है, ठीक है। तो सपोज करते हैं जब हाफ चार्ज होगा, जब एनर्जी हो जाएगी E/2, तब क्या होगा, दैट टाइम हाफ Q' स्क्वायर बाई C, ये हम लिख सकते। Q' क्या है, व्हेन हाफ चार्जेस और हाफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, उस टाइम पे सपोज करते Q चार्ज जो है वो कैपेसिटर की है, ओके। अब E/2 इक्वल्स टू इतना हो सकता है। अब Q' का रिलेशन अगर मैं Q से निकाल लूं,
क्यू के साथ क्यू डैश का रिलेशन अगर मैं निकालूं तो मैं पता कर सकता हूं कि जब एनर्जी दोनों में हाफ स्टोर्ड हो रही है तब चार्ज का क्या रिलेशन है, यही हमसे पूछा गया है। सो E/2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज 1/2 ऑफ 1/2 Q स्क्वायर बाई C एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 Q डैश स्क्वायर बाई C। ओके, सब कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 C कैंसिल आउट, सो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q डैश स्क्वायर और सिंपली Q डैश इक्वल्स टू Q बाई √2। ठीक है, सो Q बाई √2 चार्ज कैपेसिटर में और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इंडक्टर में स्टोर्ड होगी जब हाफ एनर्जी स्टोर होगा, राइट। सो Q डैश किस तरह से डिवीजन होगा, Q बाई √2 और Q बाई √2 चार्ज दोनों में, L में भी C में भी इतना ही रहेगा। सो Q बाई √2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन C। समझ में आ गई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, इन एन LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C टू 2C. From the resonant frequency to remain unchanged, the inductance should be changed from L to what? मतलब क्या कह रहा है कि रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टेंस कितना चेंज होगा अगर कैपेसिटेंस को C से 2C कर दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, रेजोनेंट कंडीशन होती है क्या, XL इक्वल्स टू जब हो जाती है XC के बराबर, यही रेजोनेंस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, 1/ωL इक्वल्स टू ω/C, यही होती है, सॉरी ω/L इक्वल्स टू 1/ωC। देख रहे हो किस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ω/L इक्वल्स टू 1/ωC। ठीक है, अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ω इक्वल्स टू 1/√LC, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे भी इंटरेस्टिंग सी चीज कि जब हो जाती है रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2π√LC। ठीक है, जब हो जाती है रेजोनेंस तो दोनों की फ्रीक्वेंसी वो क्या है, सेम हो जाती है, कांस्टेंट हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे 1/2π√LC इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, 1/√LC इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो 1/√LC भी कांस्टेंट होगा, जब 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर भी एक कांस्टेंट ही रहेगा। 1/√LC अगर कांस्टेंट है तो सिर्फ LC भी एक कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि 1/√LC अगर मैं √LC को इस तरफ ले जाऊं, सो 1 कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। रूट के बाहर अगर मैं निकालूं, दोनों तरफ स्क्वायर करूं, सो कांस्टेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू LC, वो भी कांस्टेंट का स्क्वायर भी तो एक कांस्टेंट है ना। तो ये इन एनी केस ये साइड वाले टर्म्स ये कांस्टेंट से चेंज नहीं होने वाले हैं, राइट। सो LC इक्वल्स टू कांस्टेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। सो यहां से L1/L2 इक्वल्स टू C2/C1 मैं लिख सकता हूं, बिकॉज L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, है ना। अब देखो रिलेशन हमें मिल जाएगा कि चार्ज चेंज कितना होगा, कि L1 हमारा L है, L2 कितना होगा ये हमें निकालना है। तो L1 हमें L लिख दिया, L2 हमें कैलकुलेट करना है, C2 हमारे पास क्या है, 2C है, C1 क्या था, C है, C को कैंसिल आउट करो, L2 कितना हो जाएगा, L/2। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में अगर कैपेसिटेंस को हम 2 टाइम्स करते तो L को हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, है ना। तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके हम सिंपली इस तरह से भी सॉल्व करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2π√LC, यही हमसे कह दिया गया कांस्टेंट, ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है, तो LC जो है वो कांस्टेंट होगी, है ना। अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए अगर मैं C को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब C अगर 2C हो रहा है तो L ऑब्वियसली आधा होना चाहिए, तभी फिर से ये कांस्टेंट हो पाएगा, है ना। सो ये
10 सेकेंड सोल्यूशन है और ये एग्जैक्ट सोल्यूशन जैसे आप कर सकते हो, लिख सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, सो L/2 विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, तो आप ये भी समझ लो क्योंकि जेई में आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट the voltage across R is 100 volt and R equals to कितनी है 1 kilo ohm, C is 2 microfarad, the resonant frequency omega is कितनी दी गई है 200 radian per second. Okay, at resonance the voltage across L will be, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस L हमें निकालनी है। तो सिंपल सी बात करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस L दैट इज कितनी होती है वोल्टेज अक्रॉस के L, VL इक्वल्स टू I इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अक्रॉस L को हम क्या कहते हैं, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ठीक है, ये लिखते हैं। सो VL इक्वल्स टू I डॉट ओमेगा L, ठीक है, ओमेगा हमें पता है, L हमें निकालनी है, ठीक है, ओमेगा हमें पता है, L हमें निकालनी है। सो ये इक्वेशन में हम पुट कर देंगे किसको, करंट को, ओमेगा को, L को, इसको हम पुट कर देंगे। तो पहली बात तो देखो कि रेजोनेंस कंडीशन में जब कंडीशन हो जाती है रेजोनेंस की, तब वहां पे करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V/R हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि LCR सर्किट में जो रेजिस्टेंस के जगह पे हम इम्पीडेंस लिखते हैं, राइट, दैट इज R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर रूट। अब जब XL XC के बराबर हो जाएगा रेजोनेंस में, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो Z इक्वल्स टू R² टू दी पावर रूट दैट माइनस Z इक्वल्स टू R। सो करंट यहाँ से हमारा आ जाएगा। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज कितनी है, देखो वोल्टेज हमारे पास दी गई है 100 वोल्ट। सो 100/1 किलो ओम दैट इज 1000 ओम, ठीक है, कैंसिल कैंसिल, 0.1 एम्पियर इज द आंसर। फ्रीक्वेंसी अब हमारे पास दी गई है, अब हमें निकालनी क्या है, रेजोनेंस इंडक्टेंस निकालनी है। फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 200 रेडियन पर सेकेंड। अब XL निकाल दो, XL इक्वल्स टू ओमेगा L। फाइन, सॉरी, यहां पे एक चीज और दी गई है, कैपेसिटेंस दी गई है ना, कैपेसिटेंस दी गई है। सो रेजोनेंस कंडीशन में हम क्या जानते हैं, XL इक्वल्स टू हो जाती है XC, ठीक है, XL इक्वल्स टू हो जाती है XC के बराबर। अब XL इज ओमेगा C, सॉरी, XC इज 1/ओमेगा C और XL क्या हो जाती है, ओमेगा L हो जाती है। फाइन, अब यहां से फिर से लिख सकते ओमेगा² इक्वल्स टू 1/LC, है ना। सो L इक्वल्स टू 1/ओमेगा²C। ओमेगा स्क्वायर क्या है, 1/200 का स्क्वायर, और C हमारे पास क्या है 2 माइक्रोफैरड, यानी कि 2 × 10⁻6 फैरड, ठीक है, 2 × 10⁻, एक्चुअली -6 फैरड। ओके, सो 10⁻⁻6 जो है ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास इंडक्टेंस L की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दैट विल बी 12.5 हेनरी। अब बस इंडक्टेंस L मिल गया, हमारे पास करंट भी मिल गया और ओमेगा पहले से पता है। सो VL निकाल दो, VL इक्वल्स टू 0.1 इंटू ओमेगा कितनी है 200 इंटू 12.5, ठीक है। सो सॉल्व करोगे तो आपकी VL जो है वो कितनी आ जाएगी, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितनी आ जाएगी 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो इसी तरह के हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, फाइन, जो कि जेई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन से भी लिए गए थे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।